आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास का 20 चुनिंदे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में टकराते हैं। एग्जाम की दृष्टि से यह सारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को हम लोगों को रिपीट करना जरूरी है। अब हम लोगों को पता है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल ठोस क्वेश्चन आता है, यानी बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं बिल्कुल सॉलिड हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल कारगर साबित होंगे। आप ये सभी क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक कवर करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सटीक पूछे जाते हैं और उसका आंसर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को देना होता है। अब यहां जो हिस्ट्री यानी इतिहास का जो क्वेश्चन है बिल्कुल लाजवाब है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री में पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव जितने भी पढ़े हैं तो पढ़ाई है, आपका ऑब्जेक्टिव का जनरली क्लास होता है। अब सब्जेक्टिव के अंतर्गत जो ये क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। 20 में से 2-3 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे, ये तो गारंटी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपका टॉप लेवल का है और बोर्ड की नजर में इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए, सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री यानी इतिहास का सबसे पहला क्वेश्चन आया, काफी लाजवाब और फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। अब देखिएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में लिखें, यानी शॉर्ट टाइप का नोट लिखना है आपको सिंधु सभ्यता के बारे में, यानी सिंधु सभ्यता का जो खोज हुआ, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या फिर सिंधु हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो इसकी खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए करा है। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ और इसकी खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में किया गया। हड़प्पा में उत्खनन के माध्यम से इसका खोज 1921 में किया गया। अब देखिएगा, हड़प्पा के खंडहारों की दीर्घकाल तक उपेक्षा के बाद राय बहादुर यानी दयाराम साहनी जो है, दयाराम साहनी राय बहादुर नाम है इनका भी, दयाराम साहनी को राय बहादुर भी कहते हैं। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन कार्य कराया जो 1925 तक चलता रहा, यानी जब 1921 में उत्खनन कार्य शुरू हुआ तो वो काम जो है 1925 तक चलता रहा, जब तक उनका मतलब पूरा रिकॉर्ड न मिल जाए, जब तक पूरा जानकारी न मिल जाए, पूरा 1925 तक चलता रहा। साथ ही इसके बाद 1926 से 1933 तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देश में उत्खनन कार्य हुआ, है ना। उसके साथ ही मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो 1922 में वहां उत्खनन का काम शुरू हुआ, आर.डी. बनर्जी के निर्देश में, यानी राखलदास बनर्जी के निर्देश में वहां कार्य शुरू हुआ। आर.डी. बनर्जी के निर्देश में 1922 से 23 में राखलदास बनर्जी के निर्देशन में उत्खनन कार्य शुरू हुआ मोहनजोदड़ो में। इसके बाद सर जॉन मार्शल मैके और हीलर के निर्देशन में उत्खनन कराया गया और जॉन मार्शल जो हैं, जब उत्खनन किया गया हड़प्पा में 1921 में तो जॉन मार्शल पूरा ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं, एक सभ्यता का खोज हुआ जिसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब यहां अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता की खोज पर टिप्पणी लिखें, आप दो आदमी का चर्चा कर देना, एक हो जाएगा आपका दयाराम साहनी जी, एक कौन हो जाएगा, दयाराम साहनी जी हो जाएंगे, दयाराम साहनी जी हो जाएंगे जो 1921 में इनका उत्खनन कराते हैं, और एक हो जाएंगे मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कराते हैं आर.डी. बनर्जी 1922 में जो कराते हैं। इन दोनों की चर्चा कर देना, आपका आंसर जो है परफेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। और जॉन मार्शल इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं कि हाँ भाई, एक सभ्यता का खोज किया गया जिसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। एक सभ्यता का खोज किया गया जिसका नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। समझ गए। और भी सर मॉडल पेपर, अरे भाई मॉडल पेपर आया है, इतना हड़बड़ाने की जरूरत क्या है भाई, मॉडल पेपर आया है उसको सोल्यूशन कर देंगे, है ना। टेलीग्राम में आप लोग जुड़े हुए हैं, आज रात को वहां फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अभी आपकी समय जो हो रही है 8 बजे के बाद आपकी ज्योग्राफी का करा दिया जाएगा, फिर आपका हिस्ट्री का करा दिया जाएगा। नो टेंशन, प्लीज टेंशन नहीं लीजिए, है ना, सारा मॉडल पेपर करा देंगे। आया है, पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मॉडल पेपर जारी किया बोर्ड इसलिए क्योंकि भाई देख लो एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, लेवल पता चल जाएगा आपको, है ना, इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। ठीक है, सारा चीज होगा, क्लास में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, सारा चीज होगा। समझ गए। अब देखिएगा कि राखलदास बनर्जी के निर्देशन में हुआ, तो 3 आदमी के बारे में आपको लिखना है। जब भी आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप चर्चा करेंगे ना, तो 3 आदमी का नाम लिखना, पहला दयाराम साहनी, दूसरा हो जाएगा राखलदास बनर्जी और तीसरा जॉन मार्शल। ये तीनों का योगदान काफी ज्यादा है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कराने में, हड़प्पा सभ्यता की खोज कराने में। समझ गए। तो सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं। संक्षिप्त मतलब इतना नहीं कि लंबा, कम से कम आपको 4, 5, 6 लाइन में लिखना पड़ेगा। वहां लिखा हुआ रहता है ना कि इतने शब्दों में आंसर दें,
है ना, वहां इतने शब्दों में आंसर दे लिखा हुआ रहता है कि नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें, यानी हड़प्पा सभ्यता का कहां कहां फैलाव है, हड़प्पा सभ्यता कितना फैला हुआ है, उस पर आपको प्रकाश डालना है टॉर्च लेकर के, है ना। बोर्ड एग्जाम में मोबाइल लेके जाएंगे, इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप प्रकाश डालेंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरह से प्रकाश डालना है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो प्रकाश किस तरह से डालना है, अब यहां अगर बात आ जाए तो आप लोग प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, इस तरह से प्रकाश डालेंगे, है ना। ऐसे ही करना है क्या, हड़प्पा सभ्यता यहां लिख देना, ऐसे करके प्रकाश डालना है। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको पूछा जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालें, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लिखें। आप चैप्टर 1 में हड़प्पा सभ्यता ईंटें मन की तरह हस्तियां, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही आप उसमें पढ़े हैं, इतना डिटेल से चैप्टर में पढ़े हैं, तो इसके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं। अब यहां देखा जाए इसका क्षेत्रफल की बात करें, 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब विस्तार की बात कर रहा है कि यह कितना एरिया तक फैला हुआ है, कितना क्षेत्रफल तक फैला हुआ है। 12,99,660 मतलब एवरेज में आप 13 लाख मान सकते हैं। कितना एवरेज में आप 13 लाख मान सकते हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है, मान सकते हैं आप 13 लाख। ठीक है, क्योंकि आप लगभग देखिएगा तो 13 लाख, कहीं कहीं बुक आपको 13 लाख भी देगा लगभग में, समझ गए। यह फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अब देखा जाए मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करें, चीन की सभ्यता की बात करें, तो लगभग ये हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, साथ साथ ब्रिटेन की सभ्यता, वो सब क्या किया, अंग्रेजों का, अमेरिका का कॉपी करने लगा, तो उसका खुद का सभ्यता डूब गया। महात्मा गांधी जी इस बात को कह के गए हैं कि अगर पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी कल्चर को अपनाएंगे तो खुद का कल्चर चला जाएगा, खुद की संस्कृति डूब जाएगी, इसलिए हम लोगों को अपना सभ्यता को बचा के रखना है, समझ गए। यहां के उत्तर मैदान की अगर बात करें, मयाबाद यानी कश्मीर, दक्षिण में जो है वो महाराष्ट्र है, पश्चिम में जो है आपका सुदकानरो जो आपके बलूचिस्तान है, और पूरब में जो है प्यारे बच्चों बंगाल स्थित है, यानी आलमगीरपुर बंगाल स्थित है। अब यहां देखा जाए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखा जाए तो आप ये वाला एरिया देखते हैं, अगर देखा जाए कि अगर पश्चिम में अगर बात करें, उत्तर में कश्मीर आ जाएगा, दक्षिण में महाराष्ट्र आ जाएगा, और जो पश्चिम है बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में है अभी, बलूचिस्तान आ जाएगा, और आलमगीरपुर ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका पूर्व साइड में आ जाएगा। एनसीईआरटी में ये लाइन दिया गया है, आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन सा जगह आता है उसको थोड़ा सा याद रखना। और अगर जब भी आपको विस्तार के बारे में पूछेगा, ये कभी मत भूलना, ये आपको रट्टा मार के याद रखना है। या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोगों को इसको रट्टा मार के याद रखना, समझ गए। अब यहां देखा जाए प्यारे बच्चों, हम अगर थोड़ा सा मैप को देखें, अगर इंडिया का मैप को देखें, देखेगा इंडिया का मैप इस तरह से बनता है ना। मैप यहां क्लियरली नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से, है ना। अब ये इस तरह के काम चलाने के लिए बना लिए, ठीक है, बहुत इतना है ना, इस तरह से काम चलाने के बना लेगी। तो इधर का जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, यही आपका हड़प्पा सभ्यता है। ये एरिया कुछ पंजाब हरियाणा में आ जाता है, ठीक है, गुजरात में आ जाता है, कुछ बलूचिस्तान में चला जाता है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान और पाकिस्तान का पंजाब में चला जाता है। आपको पता होनी चाहिए कि पंजाब दो भाग में बैठ गया था, पंजाब पाकिस्तान के पास भी चले गया और इंडिया के पास भी रह गया। तो ये वाला एरिया है, यही आपका हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र उत्तर में है आपका क्या, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, और पूरब में आलमगीरपुर यानी बंगाल। इतना हम लोग लिख देंगे, इसका आंसर फुलफिल हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड का, ये कई बार आपको पूछा जाता है कि अशोक के धम्म से क्या समझते हैं। अब हम जानते हैं कि अशोक ने कलिंग की लड़ाई तो लड़ी थी, अशोक ने तो कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कलिंग की लड़ाई में विजय इनका हुआ था, लेकिन अशोक इस बात का पछतावा काफी ज्यादा करते थे कि मेरे वजह से लाखों लोगों की जान चली गई, है ना। अब ये कलिंग का मैदान कहां है, अभी उड़ीसा में, ठीक है, कलिंग का मैदान। अब यह देखा जाए कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान के लिए कुछ, अशोक का मतलब जो है, अशोक का धम्म कहा जाता है, नैतिक उत्थान के लिए कुछ उपाय उपदेश जारी किए, कुछ नियम जारी किए, कुछ निर्देश जारी किए, ताकि जनता का विकास हो सके, नैतिक यानी मोरालिटी सीख सके वो, है ना। तो उस जो नीति चलाया, जो उन्होंने नीति चलाया लगभग आदमी को सुधार करने के लिए, अपनी जनता में नैतिक उत्थान करने के लिए, तो उसी नीति को हम लोग कहेंगे अशोक का धम्म। अशोक का धम्म, कलिंग का युद्ध लड़ते हैं, कलिंग की लड़ाई में, कलिंग के युद्ध में इनकी जीत हो जाती है, और जब जीत हो जाती है तो इनको बाद में पछतावा होता है कि मेरे वजह से लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों की हत्याएं हुई। तो वो क्या कहते हैं कि अब हम लड़ाई मार नहीं करेंगे, हम बेगुनाह लोगों का जान नहीं लेंगे, हम बेगुनाह बेकसूर लोगों का हत्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्रण लेते हैं, अब वो इंसानियत के रास्ते पर चलते हैं। पहले वो कौन सा सिद्धांत पर चल रहा था, विश्व विजय का सिद्धांत पर चल रहा था कि हम विश्व में अपना झंडा लहराएंगे,
विश्व को अपना, भारत को, पूरे भारत को हम जीतेंगे। लेकिन अब वो हृदय विजय के रास्ते पर चलने लगे, लोगों का दिल को जीतने के लिए आगे बढ़ने लगे। वो कहने लगे, यानी अशोक का धम्म कलिंग का लड़ाई लड़ने के बाद कहने लगे कि सबसे बड़ा अगर युद्ध होता है तो वो होता है आपका कलिंग का युद्ध। और इस युद्ध के बाद वो कहते हैं कि नहीं, अगर दुनिया में विजय करना है, अगर पूरे दुनिया में जीतना है तो लोगों का दिल को, यानी हृदय को जीतना पड़ेगा, तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। तो इस रास्ते पर वो चलने लगे। समझ गए? अशोक का धम्म सभी 6 सिद्धांत बनाए, इन सिद्धांतों को धम्म की विशेषता कहते हैं। अब अशोक का धम्म जो है, इसमें टोटल 6 सिद्धांत है। अब कौन कौन से सिद्धांत है अशोक का धम्म जो चलाएगा, जो मानेगा, उसके अंतर्गत 6 सिद्धांत है। पहले सिद्धांत की अगर बात करें, ध्यान से देखोगे, अब यहां देखा जाए धम्म की विशेषता, पहली होगा सार्वभौमिकता। पहली क्या होगा? सार्वभौमिकता। अशोक का धर्म एक सार्वभौमिक धर्म था, क्योंकि इसमें समावेश था जो सभी धर्मों के समान रूप से देखने को मिलता है, सभी अच्छे गुणों का। मतलब अब देखा जाए कि अशोक का धर्म को जो है कोई भी आदमी अपना सकता है, क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग अच्छे अच्छे गुण हैं, सभी धर्म के जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, सारे गुणों को इसमें समावेश किया गया था। यह कौन सा धर्म है? अशोक का धर्म की विशेषता अहिंसा, यानी ये हिंसा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? यानी आजादी दिलाने का। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के उन्होंने हम लोगों को आजादी दिलाया, देश को आजादी दिलाने का काम किया, है ना? तो अहिंसा के रास्ते पर चला। ये अशोक की धम्म हम लोगों को बताता है कि हिंसा के रास्ते पर नहीं चलना है, लोगों की हत्याएं नहीं करनी है, लोगों का बिना वजह से उनका जान नहीं लेना है, ये चीज चला। अहिंसा अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता थी। उसके धर्म में, यानी धम्म में, न केवल मनुष्यों वरना पशुओं की हत्या करना भी निषेध था। यानी जो कोई भी मनुष्य है, कोई भी पशु है, उनका जान आप नहीं ले सकते हैं, यह इनका सिद्धांत था। सहिष्णुता की बात करें, एक तीसरा सिद्धांत है इनका सहिष्णुता। सहिष्णुता की बात करें तो सहिष्णुता अशोक के धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता थी। वह सभी धर्मों का आदर करते थे, यानी जितनी भी धर्म है। अब अशोक ने अपना धर्म जारी किया तो वो उन्होंने जितने भी धर्म है वो सारे धर्म का क्या करिए, मतलब आदर करना स्टार्ट कर दिया। यानी भाई सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट देना है, सभी धर्मों को आदर करना है, सभी धर्मों का सम्मान बराबर करना है, ये चीज है। नैतिकता की बात करें तो इसमें जो है प्यारे बच्चों, नैतिकता पर वो जोर दिए। यानी अशोक के धर्म में सबसे बड़ी विशेषता जो है वो नैतिकता है। ठीक है, नैतिकता के बाद और भी सारे सिद्धांत है इसमें। नैतिकता को बढ़ावा दिया इन्होंने, यानी लोगों को मोरालिटी सिखाया, ये सारी चीजें। तो अशोक के धर्म की अगर बात किया जाएगा तो 4 सिद्धांत दिए गए हैं, बाकी 6 सिद्धांत इनके जनरली होते हैं, लेकिन ये 4 आपके महत्वपूर्ण है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? अशोक के धम्म के बारे में लिखना इतना कि अशोक ने कलिंग का युद्ध के बाद नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा के लिए जो नियम लागू किया, जो धर्म चलाया, उसी को अशोक का धम्म कहा जाता है। और अशोक जो है अपना धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटा और बेटी को भी कहां भेजे थे? अपने श्रीलंका भेजे थे कि भाई वहां जाओ, तुम प्रचार करके आओ। तो धम्म महात्मा की नियुक्ति भी ये करते हैं। धम्म महात्मा जो होते हैं, जो धम्म को फैलाने का काम करते हैं, उनकी भी ये नियुक्ति करते हैं। और अलग अलग देश जाकर के इनके आदमी जो है धम्म को फैलाने का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा अशोक का धम्म। क्लियर यहां तक? अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। इसको आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा। संविधान सभा की बात की जा रही है। अब देखिएगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन कहता है कि भाई संविधान तैयार किया जाना है भारत का। अब इसके लिए क्या किया जाए, है ना? आप इसके लिए क्या किया जाए? एक समिति बनाया जाए, एक समिति का गठन किया जाए जो संविधान का मसौदा तैयार करेगा, संविधान का बेस तैयार करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। समझ गए? कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर, जिसमें कुल 389 यानी 389 सदस्य होंगे, जिसमें से जो है 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि हो। अब ये जो किया गया प्यारे बच्चों, 389 यानी 389 जो सदस्य होंगे, 389 जो सदस्य होंगे, इनमें से जो होगा संविधान सभा को तैयार करने का इनका मुख्य योगदान रहेगा। संविधान सभा का जो गठन किया गया, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तर्ज पर किया गया था। और संविधान सभा का गठन इसलिए किया गया था कि देश का अब संविधान तैयार किया जाना है, देश को चलाने के लिए, देश को लीड करने के लिए संविधान तैयार किया जाना है। तो ये जो है सदस्य, मतलब क्या कि इसमें से जो है 282 जो है ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि कर रहे थे, ब्रिटेन का प्रतिनिधि कर रहे थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और साथ ही साथ 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। हमारा देशी रियासत जो था भारत के अंदर, उसका प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन करने के लिए। अब देखिएगा, कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 292 के साथ कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए।
जब देखिए मात्र कितना हुआ चुनाव, 296 के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र जो उम्मीदवार हैं वो निर्वाचित होकर के आए, वो जीत करके आए। अब यहां क्या किया जाने लगा, अब यहां संविधान का मतलब एक तरह से मसौदा तैयार किया जाने लगा और अच्छी तरह से सारा चीज का मतलब खाका तैयार किया जाने लगा कि भाई अब जो है देश का आप संविधान बनेगा, देश को चलाने के लिए नियम बनेगा। ठीक है, मुस्लिम लीग अपनी निर्बल स्थिति को देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार किया, यानी जो मुस्लिम लीग है वो कमजोर पड़ गया, उनको वोट कम मिला। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में नवाब सलीमुल्लाह जो करते हैं, इनको ज्यादा वोट नहीं मिला, तो ये कहा कि नहीं ये सब नहीं चलने वाला। तो इस तरह से वो निर्बल की स्थिति को देख करके वो संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया कि संविधान सभा नहीं होगा, संविधान सभा नहीं होगा, आगे चल के जो है देश की संविधान जो बनेगा वो मेरे तर्ज पर बनेगा। तो मुस्लिम लीग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने लगे। तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, है ना, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन का आंसर आप अरेंज कर सकते हैं। समझ गए, कितने सदस्य थे, 389। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। जैन धर्म का जो श्वेतांबर और दिगंबर है, तो इसको आप लोगों को लिखना है। श्वेतांबर और दिगंबर, जिस तरह से हीनयान और महायान, क्या होता है प्यारे बच्चों, हीनयान और महायान में बढ़ गया था आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बैठ गया था। उसी तरह से जैन धर्म किस में बैठ गया, जैन धर्म आपका जो है दो संप्रदाय में बढ़ गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो मौर्य काल में जैन धर्म जो है दो शाखा में बढ़ जाता है, एक होता आपका श्वेतांबर, एक होता दिगंबर। अब यहां देखा जाए जैन धर्म के प्रवर्तक कौन होते हैं, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जो होते हैं वो जैन धर्म की स्थापना करते हैं। और जैन धर्म मौर्य काल में, जब जो मौर्य काल था, मतलब मौर्य साम्राज्य चल रहा था, उसी समय ये दो शाखा में बढ़ जाते हैं, दो भाग में बढ़ जाते हैं। अब यहां क्या होता है, श्वेतांबर दिगंबर में बढ़ जाते हैं। इन संप्रदायों के मौलिक सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं था, कोई मतलब, और दोनों ही समान रूप से जैन धर्म के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। अब ये जो है ज्यादा मतलब इसमें अंतर नहीं था, दो शाखा जो बढ़ गया, जैन धर्म के फॉलोअर्स से दो ग्रुप में जो बढ़ गए, तो इसमें ज्यादा विशेष अंतर नहीं था। पहला जो था श्वेतांबर संप्रदाय सरल और साधारण नियमों का जो है पालन पर, यानी साधारण नियमों के पालन पर विशेष बल देते थे, यानी सरल रहो, साधारण रहो, सादा कपड़ा पहनो, साधारण नियम पर यह बल देते हैं। और दिगंबर की बात करें, जो दिगंबर होते थे, दिगंबर संप्रदाय नियमों को कठोरता और अनुशासन पर अपना विश्वास रखते थे। अब ये जो श्वेतांबर है वो बिल्कुल सिंपल होते थे, साधारण होते थे, यानी इतना कठोर नहीं होते थे, उनके नियम वगैरह ज्यादा कठोर नहीं होते थे। लेकिन अगर जो दिगंबर है, दिगंबर उनके नियम, उनके पूजा अनुष्ठान, उनके नियम काफी ज्यादा कठोर होते थे और बड़े कठोर के साथ, बड़ी कठोरता के साथ वो अपने नियम का पालन करवाते थे अपने संप्रदाय में, यानी दिगंबर की बात कर रहे हैं, समझ गए। अब देखिएगा श्वेतांबर संप्रदाय, जबकि दिगंबर श्वेतांबर जो है श्वेतांबर संप्रदाय, जबकि दिगंबर जैनी नगर में रहते थे, सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। अब देखिए श्वेतांबर की अगर बात करें, श्वेतांबर वो श्वेत कपड़ा पहनते थे, कौन सा, सफेद कपड़ा पहनते थे। और जो दिगंबर होता था, दिगंबर जो है वह सन्यासी बनके नगण्य रहता था, सन्यास बन जाते थे और नंगा रहते थे। ठीक है, सन्यासी बनके नगन रहते थे वो दिगंबर। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में कोई विशेष अंतर नहीं है। श्वेतांबर बिल्कुल साधारण कपड़ा पहन के रहते थे, सफेद कपड़ा पहन के, उनके नियम वगैरह इतने हार्ड नहीं होते थे। और दिगंबर की बात करें तो दिगंबर काफी ज्यादा नियम को कठोरता के साथ पालन करते थे। और दिगंबर जो है वो मतलब नगन रहते थे और अपने नियम का कठोरता से पालन करवाते थे और करते थे। तो ये हो जाएगा आपका श्वेतांबर और दिगंबर। अगर आपको जैन धर्म के बारे में पूछेगा कि जैन धर्म मौर्य काल में दो भाग में बढ़ जाता है, दो संप्रदाय में, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, इतना आप लोग लिख देना। इसी तरह से बौद्ध धर्म के बारे में पूछेगा तो हीनयान और महायान में बढ़ जाता है, यानी बौद्ध धर्म जो है आगे चल के हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। इसको हम लोगों को याद रखनी है। अब चलिए प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कार्बन 14 की अगर बात करें, कार्बन 14 विधि की अगर बात करें, इसके बारे में हम लोगों को क्या नॉलेज है। ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। मतलब कोई कार्बन है, मान चलो कोई पदार्थ है, जमीन के अंदर से उनको निकाला गया, कोयला ही मान चलो, कोयला कितना पुराना है ना, कोयला ही मान चलो, लोहा ही मान चलो, लोहा कितना पुराना है। कोई भी जीवाश्म का डेट का पता करने के लिए, मान चलिए जमीन के अंदर से कोई चीज निकाला गया, वो कितना पुराना है, उसका तिथि का पता करने के लिए जो विधि हम लोग अपनाते हैं उसी को कहते हैं कार्बन 14 विधि। उसी को क्या कहा जाता है, कार्बन 14 विधि। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लिम्बी द्वारा सन 1946 में की गई थी। अब ये कार्बन विधि जो है, इसका विधि की खोज किसने किया था, अमेरिका के जो मतलब रसायन शास्त्री हैं उन्हीं के द्वारा यह किया गया था। इस विधि के अनुसार
किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। अब कार्बन का अपर रूप पढ़े होंगे। कार्बन क्या है, इसका अपर रूप होता है कार्बन 12, 13 और 14। ठीक है, तो इसके बारे में 10th क्लास में और 9th क्लास में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कार्बन के बारे में। ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चों, तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीवित वस्तु हो, हमारे में भी कार्बन 12 और 14 विद्यमान है, आप में भी कार्बन 12 और 14 विद्यमान है। यानी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है उसकी मात्रा समान मात्रा में उपलब्ध रहता है। अब मौत के बाद यानी डेथ होने के बाद, मृत्यु के बाद, मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 जो है वो क्या हो जाता है, कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन क्या होता है, कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है ना। अगर जैसे कि हम लोग हैं, जिंदा है, तो कार्बन 12 14 दोनों है, लेकिन जैसे ही मेरा मृत्यु हो जाएगा या फिर किसी का कोई जीवित जंतु का मृत्यु हो जाएगा तो उसमें कार्बन 12 जो है वो रहेगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा। मेरा मृत्यु हो जाएगा, क्या हम लोग रहने के लिए आए हैं, होना ही है ना, क्षय तो होना ही है। सुन के अजब सा लगता होगा सर आप कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, मृत्यु तो होना ही है, ये दुनिया में सब कोई विनाश होने के लिए आया है भाई, समझ रहे हो। अब ये देखिएगा, कार्बन 12 तो आपका रहेगा समान, लेकिन कार्बन 14 घटने लगेगा। कार्बन 14 आपका घटने लगेगा जिस पदार्थ की मात्रा, यानी जिस तरह से कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। अब ये देखो, अब ये कार्बन 14 भी होगा, कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 14 भी होगा, ये दोनों समान मात्रा में जीवित अवस्था में समान मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जीवित अवस्था में समान मात्रा में ये दोनों पाया जाता है, लेकिन जब आप किसी का देहांत तो हो गया, वो जीवित वस्तु मर गया, कोई जानवर है मर गया, तो ये कार्बन 12 तो रहेगा, लेकिन कार्बन 14 घटते 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्यादा अगर कम हो गया, बहुत ही जीरो तक पहुंच गया कार्बन 14, जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा पुराना माना जाएगा, उतना ज्यादा प्राचीन माना जाएगा। तो कार्बन 14 विधि के माध्यम से किसी भी वस्तु का, किसी भी जीवित वस्तु का जो मर जाता है उसका डेथ का पता लगाते हैं, है ना, कितना यह पुराना है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना कि कार्बन 14 विधि के बारे में लिखें, या फिर कार्बन 14 विधि के से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल इसका हम लोग आंसर दे सकते हैं, समझ गए। अब देखिएगा, अगला पूछा गया है सुदर्शन झील के बारे में। किसके बारे में, सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखें, यानी उस पर एक नोट लिखें, यह आपको पूछा जाता है। अब देखिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जब उनका शासन चल रहा था, उसी के देखरेख में सुदर्शन झील का निर्माण किया जाता है। और यह झील गुजरात के गिरनार नामक स्थान पर स्थित है। गुजरात राज्य के गिरनार नामक स्थान पर यह झील प्रेजेंट है, और वहां किसानों की सिंचाई व्यवस्था को विकसित करने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। यह झील जो है, यह झील का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा किया जा सके। यानी आपको पता है कि जब भी शासन चल रहा था, कोई भी साम्राज्य हो, चाहे वो मौर्यकालीन साम्राज्य हो, या फिर देखा जाए कि अगर कोई भी साम्राज्य हो, विजयनगर साम्राज्य हो, बहमनी साम्राज्य हो, या फिर अगर बात करें मुगल साम्राज्य हो, कोई भी साम्राज्य किस पर टिका रहता है, वो खेती पर। यानी उस टाइम जो इनकम का मेन स्रोत था वो क्या था, खेती था, है ना। यानी खेती के माध्यम से, कृषि के माध्यम से ही वो आय का अर्जन करते थे और अपना साम्राज्य को चलाते थे। इसलिए जब लगने लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को लगने लगा कि खेती अब बैठ रहा है, इसलिए किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। कहां किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जब यह झील नामक एक शासक ने इसकी निर्माण मरम्मत कराई थी तो टूट गया था, तो इस सकंदगुप्त नामक एक शासक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। जब यह झील टूट गया था तो जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिलता है, आपको रिकॉर्ड मिलता है, आपको जानकारी मिलती है कि कहां क्या है। तो जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि भाई ये झील जो है ना, एक बार टूट फूट के खत्म हो गया था, और उसकी मरम्मत किसने करवाई थी, सकंदगुप्त नामक जो एक राजा है, जो शासक है, उन्होंने इसकी मरम्मत कराई थी। और इसके बदले में किसानों से वो कुछ नहीं लिए थे, फ्री में, है ना। क्योंकि नहर बनाते थे कोई भी राजा तो किसानों से कर लेते थे कि भाई आपको नहर बना के दिए, आप सिंचाई व्यवस्था आपका विकसित हो गया, अब जो है हमको आप क्या दीजिए, फसल दीजिए, या फिर हमको टैक्स दीजिए, या फिर कर दीजिए। तो ये फ्री में जो है सकंदगुप्त मौर्य जो है फ्री में क्या किए थे, इनका मतलब मरम्मत करवा दिए थे। कौन सा अभिलेख का, सुदर्शन झील अभिलेख का, समझ गए। अब देखिएगा, अगला देखिएगा, पूछा गया है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। पूछा गया कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राज्यों के उदय तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई, इन्हीं अगुंतर निकाय के अनुसार 16 महाजन पद थे, और 16 महाजन पद में से काफी ज्यादा शक्तिशाली महाजन पद जो था वो मगध एम्पायर था। मगध महाजन पद की बात करें तो सबसे शक्तिशाली महाजन पद था, की प्रक्रिया राज्य को आरंभ हुई थी, और ये जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व महाजन पद कहलाया। अब देखा जाए
वैदिक काल की बात कर रहे हैं। वैदिक काल का मतलब होता है जब वेद की रचना की जा रही थी। आप पढ़े हैं वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है। तो जब ऋग्वेद की चर्चा की जा रही है, वेद की जब रचना की जाती है जिस काल में, उसी को वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल मतलब वेद की रचना करने से पहले, तो वो काल में क्या हुआ कि जिस क्षेत्रीय राज्यों का उदय तक आते थे बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं अगुंतर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। मतलब जब 16 महाजनपद थे, 16 बड़ा बड़ा साम्राज्य, 16 बड़ा बड़ा साम्राज्य थे। और उसमें क्या हुआ कि इसी प्रक्रिया में राज्य को आरंभ हुई। वह 6ठी सदी ईस्वी पूर्व तक, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व तक वो महाजनपद कहलाए। महाजनपद, महाजनपद, जनपद का मतलब होता है जिला, महाजनपद यानी बड़ा जिला। जनपद का मतलब क्या होता है? जिला। महाजनपद मतलब बहुत बड़ा एरिया, ठीक है। जो राजा होते थे वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होते थे। और 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका कौन सा था? मगध था, ठीक है। मगध एम्पायर सबसे ज्यादा शक्तिशाली एम्पायर माना जाता है। समझ गए? अब महाजनपद के बारे में इतना अगर आएगा तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा। महाभारत कालीन स्त्रियों के विभिन्न समस्याओं को लिखिए। महाभारत कालीन, अब देखिए जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरव और पांडव के बीच, किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उस समय स्त्रियों की हालत क्या थी, उस चीज पर आपको चर्चा करने के लिए करा है। प्यारे बच्चों, हम अगर देखें तो हमारा समाज अभी भी वो क्या है? पितृ प्रधान समाज है। यानी बेटा को ज्यादा तर्ज दिया जाता है, बेटी को कम महत्व दिया जाता है। बेटा के नाम पर संपत्ति ज्यादा लिखी जाती है, बेटियों के नाम पर कम लिखी जाती है। तो अभी भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। तो ये उस समय भी वैसा ही था, है ना। जब महाभारत की रचना की जा रही थी तो उस समय भी ऐसा ही था। महाभारत कालीन यानी जब महाभारत की रचना की जा रही थी तब उस समय गांव में, समाज में स्त्रियों की हालत क्या थी, उस चीज के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, कम से कम इतना तो लाइव होनी चाहिए, है ना। कम से कम इतना तो लाइव होनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग जम करके शेयर वगैरह कीजिएगा, समझ गए। अब देखिएगा आगे की अगर बात करते हैं तो महाभारत काल में स्त्रियों की निम्नलिखित समस्या थी। पहला समाज कि समाज पितृ प्रधान था, मतलब बेटा को जो है ना, बेटा को यानी पुत्र को जो है ज्यादा महत्व दिया जाता था। पुत्र के नाम पर ज्यादा संपत्ति लिखी जाती थी और जो बेटियां होती है, जो पुत्री होती है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। यह हो जाएगा आपका महाभारत कालीन स्थिति में स्त्रियों का स्थिति। दूसरा है कि महिलाएं उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकती थी। उनको उच्च शिक्षा धारण करने के लिए कहीं दूर जाने के लिए नहीं दिया जाता था। जैसे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम का, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पूरे विश्व का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चले गया है। बड़े बड़े लोग वहां चीन से पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन भारतीय महिलाओं को इजाजत नहीं थी कि आप वहां जाकर के पढ़ेंगे, या फिर कहीं भी जो बाहरी संस्था है, ग्रामीण संस्था है, उसमें जाकर के आप अपना पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज है। उसके बाद अब देखा जाए महाभारत में स्त्रियां पर्दा प्रथा करती थी। यानी पर्दा प्रथा मतलब, पर्दा प्रथा का मतलब होता है पर्दा करना, अपना चेहरा नहीं दिखाना, है ना। पर्दा करना, अपना चेहरा नहीं दिखाना, वही हो जाएगा पर्दा प्रथा। स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी, है ना। हाँ, स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी, आप युद्ध के मैदान में जा नहीं सकते थे। अब सबसे बड़ी बात क्या है प्यारे बच्चों, अगर ये पॉइंट को समझिएगा ना, अब देखिएगा हम आपको क्या कह रहे हैं यार, ध्यान से देखो, बहुत घटिया सिस्टम था उस टाइम। इसको समझोगे ना तो बुरा गुस्सा उठ जाएगा। क्यों गुस्सा उठेगा? हम कह रहे हैं मान चलो यहां साम्राज्य ए है, यहां ए साम्राज्य है और इसका राजा यहां है, ठीक है, इसका राजा ये है, और ये बी साम्राज्य है, ये बी साम्राज्य है, इसका राजा ये है। अब ये दोनों के बीच लड़ाई हो गया, ये दोनों के बीच लड़ाई हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच लड़ाई होगा, इसकी सेना इधर से अटैक करेगा और इसकी सेना इधर से अटैक करेगा। ये जब अटैक करेगा ना तो इसका ये अपना सेना को लेकर के इधर का एरिया में अटैक करेगा और ये अपना सेना को लेकर के इधर का एरिया में अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो यहां घर द्वार होंगे ना, यहां तो समाज में लोग बसे हुए होंगे, तो यहां की जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, युद्ध के मैदान, यानी लड़कियां या स्त्रियां जो है जब युद्ध को देखते हुए अपने घर द्वार छोड़ के जब भागती थी, जब दूर चले जाती थी, तो उनको पकड़ करके, यानी एंटी सेना, यानी अगर देखा जाए उनको पकड़ करके अपने घर लेके आते थे। अगर ये इसकी सेना है, इसकी सेना अगर इधर युद्ध लड़ने जाएगा तो ये क्षेत्र में लड़ाई करेगा, बम जो भी है इसमें लड़ाई करेगा, यहां की स्त्रियां भागेगी,
तो ये इस यहाँ की स्त्रियों को, लड़कियों को पकड़ करके ये लोग लेके आते थे अपना घर, और ये लोग भी उल्टा वही करते थे। ये लोग जब यहाँ आक्रमण करते थे तो यहाँ की लड़कियां जो है भाग जाती थी, स्त्रियां या फिर लोग हो, या फिर जनरली लड़कों को भी पकड़ा जाता था, जेल से कोई भी पकड़ा जाता था, उनको पकड़ करके बंदी बना करके अपना घर लेके आता था और उनको नौकरानी बना के रखता था। क्या बना करके? नौकरानी बना करके रखता था। इस बात को हम लोग जानते हैं, नौकरानी बना करके रखता था, ठीक है, नौकर बना करके। आप जानते हैं कि दास प्रथा, आपको नाम पता होगा, दास प्रथा बेच देते थे मार्केट में लेकर के, ठीक है। ये सारी चीजें तो हम लिख सकते हैं ना कि ये युद्ध चल रहा था। तो महाभारत कालीन स्त्रियों की विभिन्न समस्या क्या थी, तो लिख देना भाई, समस्या ही समस्या है। और अभी भी कौन सा सुधर हुआ भाई? अभी भी तो यही है ना, ये प्रीत प्रधान समाज तो अभी भी तो चल रहा है ना। अभी भी जो जमीन जायदाद है वो किसके नाम पर दी जा रही है? वो जमीन जायदाद तो बेटे के नाम पर कर दी जा रही है बिना पूछे। लेकिन बिहार सरकार ने बहुत बड़ा खतरनाक नियम लगा दिया है ना, हमारे जो नीतीश चाचा है ना, वो क्या किए, इतना खतरनाक नियम लगा दिए कि आप बिना पूछे जो है किसी के नाम पर अपना जमीन नहीं करवा सकते हैं। आपको पूरा ऑडिटरी लेना पड़ेगा, है ना, जिसके नाम पर हक जाएगा। अगर मतलब बहुत अच्छा नियम लगाए हैं, अगर मान चलिए बेटा का, माँ का जमीन है, माँ का जमीन का अधिकार, अगर उनका 10 गो बेटा है तो 10 गो बेटा को पूछ करके तब वो जमीन बेच सकती है। मतलब एक तरह से अब ये नियम बना दिया। अब वो जमाना अब नहीं रहा, अब वो दिन नहीं रहा कि आप जो है किसी बूढ़ा व्यक्ति को, किसी घर का जो वृद्ध व्यक्ति है, जो वृद्ध अवस्था में व्यक्ति हैं, उनका जमीन काफी ज्यादा है, अब ये मरने वाली है, मरने वाला है, 5 साल टिकेगा, चलो इनको लेके जाते हैं मार्केट, बढ़िया से मिठाई वगैरह खिला देंगे, इसका टिप्पा लेके इसका जमीन ले लेंगे। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा, समझ गए ये सारी चीजें। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे की बात करते हैं कि महाभारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि महाभारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालने के लिए अगर देखा जाए, वर्ण व्यवस्था हम लोग जानते हैं, ये ब्राह्मणीय व्यवस्था भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्राह्मणीय व्यवस्था भी कहते हैं, ब्राह्मणीय व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। अब ये जो महाभारत की जो व्यवस्था है प्यारे बच्चों, अब यहां देखोगे कहा जा रहा है कि महाभारत में वर्ण व्यवस्था, जिसको ब्राह्मणीय व्यवस्था कहते हैं, 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कौन था? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का काम यही था कि जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करवाते थे, समाज में जो उच्च लेवल का काम होता था, ये ब्राह्मण के द्वारा किए जाते थे। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय काम था लड़ाई लड़ना और राजा बनना। क्षत्रिय का काम क्या था? लड़ाई लड़ना और राजा बनना। उसी तरह से वैश्य का काम क्या था? बाकी तीनों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र की सेवा करना। और शूद्र का काम क्या था? शूद्र का काम था आपका व्यापार करना, ठीक है। सॉरी, शूद्र का काम था आपका मतलब तीनों की सेवा करना, और वैश्य का काम था व्यापार करना। वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना। ये सारी चीजें समझ गए। अब देखिएगा, अब यहां कहा जा रहा है ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए हैं, यानी ब्रह्मा के मुंह से, बड़म्मा के मुंह से, बड़म्मा के मुंह से कौन पैदा हुए हैं? ब्राह्मण पैदा हुए थे। और क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय जो शरीर के बाजुओं से पैदा हुए, ब्रह्मा की बाजू से। ब्रह्मा कौन है? जो तीनों को पैदा किए थे, चारों को पैदा किए हैं। मुंह से कौन निकला था? ब्राह्मण। बाजू से कौन? क्षत्रिय। और अगर देखा जाए शूद्र जो है चरणों से पैदा हुए थे। शूद्र कहां से? चरणों से पैदा हुए थे। वहीं अगर देखा जाए एक तरह से इस प्रकार महाभारत में वर्ण व्यवस्था का स्पष्टीकरण हो जाता है। सिंपल सा चीज है, 4 व्यवस्था के बारे में लिख देना और उसका काम क्या था, उसका काम क्या था उसके बारे में आप लिख देना, आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो है बिल्कुल फुलफिल हो जाएगा, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, ठीक है। चलो अब यहां देखा जाए, अब आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे की बात करते हैं। अगला जो पूछा गया है कि इतिहास के लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास के लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, इसको हम लोगों को देखना है। अब यहां देखा जाए कि इतिहास के लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान। प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएं घटती थी, राजा उन्हें अभिलेख में लिखा देते थे, है ना। इतिहास का लेखन यही है ना। जो प्राचीन काल है, यानी जो पुरानी समय है, प्राचीन काल है, उसी समय जब राजा के साथ जो भी घटनाएं घटती थी, जो भी चीज होता था, उसको किस में लिखवा देते थे? अभिलेख में लिखवा देते थे। इतिहास में लेखन के अभिलेखों का क्या महत्व? तो काफी ज्यादा महत्व है, बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्व है। क्योंकि राजा जो भी काम करवाते थे, जो भी नियम वगैरह लागू करवाते थे, उस नियम को, उस काम को किस में लिखवाते थे? अभिलेख में लिखवा देते थे। किसमें? अभिलेख में लिखा देते थे। अभिलेख लिखाने की शुरुआत अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने की थी। अशोक के धम्म यानी अशोक का अभिलेख के बारे में भी चर्चा हुआ है, अशोक ने की थी। जब हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है, पुराना इतिहास के बारे में हम लोगों को पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास के लेखन में अभिलेख का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभिलेख का काफी ज्यादा योगदान है। अभिलेख में राजा जो भी करवाते थे, राजा अपने साम्राज्य में जो भी नियम लागू करवाते थे, उसको लिखा देते थे अभिलेख में, और वो अभिलेख अभी मिलता है।
तो हम लोगों को पता चलता है कि राजा उस टाइम क्या कराते थे, उसका नियम क्या था, उसका काम क्या था, ये सारा चीज हम लोगों को पता चलता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अल-बिरूनी और इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांतों का तुलनात्मक वर्णन करें, है ना। अब इब्न अल-बिरूनी के बारे में दिया गया है और इब्न बतूता के बारे में। अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। किताबुल हिंद जो रचना है, यानी किताबुल हिंद जिसको क्या कहते हैं, है ना, किताबुल हिंद जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, उसकी रचना उन्होंने किया। और इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, जिन्होंने किताबुल रहला लिखा। अब ये दोनों की तुलनात्मक चर्चा करनी है, दोनों को लिख देना है, ठीक है। अब यहां देखा जाए, कहा जा रहा है कि अल-बिरूनी जो है, क्या देखा जाए, यह अरबी भाषा में लिखा हुआ अल-बिरूनी द्वारा लिखा गया। अल-बिरूनी की किताब जो किताबुल हिंद है, यह अरबी भाषा में लिखा गया। किताबुल हिंद में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, इसमें टोटल 80 चैप्टर्स हैं। प्रत्येक अध्याय में किसी विशेष दर्शन, धर्म, त्यौहार, खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, गणित, वो भी चीज जानते थे, उसका रीति रिवाज, ये सब चीज के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें अल-बिरूनी के गणित की ओर आकर्षण भी मालूम चलता है, यानी अल-बिरूनी जो है जब लिखाए थे ये इतिहास के लेखन में, अल-बिरूनी का गणित की ओर आकर्षण मालूम चलता है कि भाई अल-बिरूनी को जो है गणित भी आता था, ये सारी चीजें। अब इब्न बतूता का रहला की बात करें, इब्न बतूता का रहला यानी इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। रहला को अरबी भाषा में लिखा गया था और अल-बिरूनी के द्वारा जो वो है, वो जो आपका है किताबुल हिंद, जिसको मतलब क्या कहते हैं, जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, वो भी अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। इस रहला में 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारियां प्रचुर में है, यानी 14वीं शताब्दी में किताबुल रहला में जो भी चीज हुआ, 14वीं शताब्दी में जो भी घटनाएं घटी, उस चीज के बारे में डिटेल्स में लिखा गया किताबुल रहला में। फ्रांसवा बर्नियर जो थे, इसके भी बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। फ्रांसवा बर्नियर जो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखे हैं, और ये जो फ्रांसवा बर्नियर है, ये फ्रांस से आए थे और किसकी खोज में, मुगल एम्पायर की खोज में आए थे। किसकी खोज में, मुगल एम्पायर की खोज में आए थे, कि देखते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से नेतृत्व किया, उसके बारे में, ठीक है। तो यहां जनरली जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप ये लिखेंगे कि अल-बिरूनी की किताबुल हिंद और साथ ही साथ इब्न बतूता का रहला, इसके बारे में चर्चा करें, तो आप आराम से लिख सकते थे, आराम से इसका आंसर आप दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेगास्थनीज कौन था, इनके बारे में लिखें। मेगास्थनीज, इंडिका की रचना किसने कराई, मेगास्थनीज ने कराई। इंडिका की रचना किसने कराई, मेगास्थनीज ने कराई। तो हम लोग अच्छा तरह से लिख सकते हैं, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, क्योंकि कोई भी विदेशी आते थे तो किसी के दरबार में, भारत ऐसे खुला हुआ नहीं था, किसी राजा के दरबार में ही जाकर के मत्था टेकना पड़ता था कि हाँ भाई हम भारत आए हैं घूमने के लिए। तब राजा से आदेश मिलता था कि हाँ ठीक है भारत घूम लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और वो यूनानी राजदूत था। और आपको पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। उसने अपनी यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ जो है इंडिका में किया। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी समकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आए थे किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो गुणगान किसका करेगा, अरे जिसके दरबार में आएगा उसी का ना गुणगान करेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो उसी के बारे में ये डिटेल्स में लिखते थे, है ना। मेगास्थनीज कौन था, इनके बारे में लिखें, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं, समझ गए, इतना आप लोग लिख सकते हैं, 2 लाइन लिख देना। अब यहां चलते हैं, छुआछूत कौन लोग होते थे, और अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, है ना। अब देखा जाए छुआछूत किस लोगों को माना जाता था, हम लोग जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 व्यवस्था थी, 4 वर्ण बटे हुए थे। अब यहां देखा जाए ब्राह्मणीय व्यवस्था, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ठीक है। शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। वैश्य का काम था व्यापार, और जो शूद्र होता था जिनको चांडाल कहे जाते थे, चांडाल कहे जाने के कारण उसको घर से बाहर यानी गांव से बाहर उनको रखा जाता था, वो क्या होते थे, चांडाल होते थे। अब यहां देखा जाए चांडाल को अगर गांव में एंट्री करना होता था तो थाली बजाते हुए आते थे, किसी का नजर उस पर नहीं पड़नी चाहिए, ये सारी चीजें। कुछ काम जो दूषित माने जाते थे, जैसे कि सबका अंतिम संस्कार करना, अब पवित्र माने जाते हैं ना, अब क्या माने जाते हैं, पवित्र। इतना हमारा समाज तो पढ़ लिख लिया है, इस बात का गर्व होता है कि हमारा समाज, भारतीय समाज या फिर दुनिया इतना पढ़ लिख लिया है कि जब सबका अंतिम संस्कार करना होता है, चाहे इस्लाम धर्म की बात करें या फिर हिंदू धर्म की बात करें या फिर सिख धर्म की बात करें, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म की बात करें, सब धर्म में सबका अंतिम संस्कार को एक बहुत ही क्या माना गया है, पुण्य वाला काम माना गया, पुण्य वाला काम, है ना। क्या होता है कि अगर आप इसमें भाग लेते हैं तो भगवान अल्लाह, ईश्वर, गॉड आपको क्या करेगा, कृपा करेगा। लेकिन पहले क्या था, आदमी अनपढ़ था ना, पहले आदमी क्या था, अनपढ़ था, इससे दूर भाग देता, अरे आदमी मर गया, दूर हट जाओ, आदमी मर गया, दूर हट जाओ। पहले ऐसा ही होता था ना, क्या होता था, पहले ऐसा ही होता था।
लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग इतना पढ़ लिख लिए हैं कि भाई ये अच्छा काम है, हम भी इंसान हैं, मेरा भी अंतिम संस्कार होगा, और भी जितने भी लोग जिंदा हैं सभी लोगों का अंतिम संस्कार होना जारी है, ये तो होगा ही, ठीक है। तो ये चीज होगा, तो इस चीज को समझ करके लोग कहते हैं कि नहीं, आज इनका नंबर आया है, कल को मेरा भी नंबर आएगा। तो इसलिए ये जो है अंतिम संस्कार करना पहले बहुत ही छुआछूत वाला, मतलब बहुत घटिया काम समझे जाते थे, और ये सब काम उन लोगों के द्वारा किया जाता था जिसको चांडाल कहे जाते थे, चांडाल, ठीक है। जैसे कि आपका शूद्र के बारे में आपको पता है, शूद्र के बारे में, शूद्र को चांडाल कहे जाते थे, ठीक है। मृत जानवरों को कुछ छूना, जानवर मर गया गांव में, फेंकेगा कौन? जानवर गिर गया गांव में, जानवर अगर मर गया गांव में तो उसको कौन उठा के फेंकेगा? वो किसका काम था भाई? वो काम था चांडाल का, यानी अस्पृश्य का, ठीक है। इत्यादि इन कामों को करने वाले को अस्पृश्य घोषित किया गया तथा उसे चांडाल कहा गया। पूछा जाएगा अस्पृश्य को क्या घोषित किया गया था, क्या कहा गया था? उनको चांडाल कहा गया था। ध्यान से देखिएगा, चांडालों को छूना और देखना भी पाप समझे जाते थे, है ना। चांडालों को वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा गया था, सबसे घटिया यानी सबसे लो कैटेगरी में, सबसे निम्न कोटि में इनको रखा गया था, ठीक है। और अस्पृश्य कौन लोग होते थे? चांडाल लोग होते थे, जिसको शूद्र कहे जाते थे। उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। अब किताबुल हिंद के बारे में लिखें। बिल्कुल, हम लोग जानते हैं कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बिरूनी है, जो आए थे उज्बेकिस्तान से, आए थे मेहमानी खाने के लिए भारत, है ना, मेहमानी खाने के लिए भारत आए थे, लेकिन बहुत बड़ा जानकार थे। यहां आकर के संस्कृत भाषा उन्होंने सीख लिया, है ना। किन लोगों के साथ मिल करके, किन लोगों के साथ बैठ करके, यानी एक तरह से किन लोगों के साथ बैठ करके प्यारे बच्चों, यानी ब्राह्मण लोगों के साथ बैठ करके वो लोगों ने क्या सीख लिया? संस्कृत भाषा सीख लिया। देखते हैं किताबुल हिंद। किताबुल हिंद को जिसको अरे भाई, आप लोग ठंडा पानी पीने के लिए मना किए ना, और नहीं पिएंगे, बस हो गया, बस हो गया, और नहीं पिएंगे। किताबुल हिंद को जिसको क्या कहते हैं भाई? जिसको कहते मतलब किताबुल हिंद को क्या कहते हैं? अब देखिएगा, किताबुल हिंद को इंडियन, अब ये देखा जाए, बिल्कुल अच्छा तरह से समझना है, तो ये सारा चीज आपको अच्छा तरह से समझना है। किताबुल हिंद, है ना, किताबुल हिंद अरबी भाषा में अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई कृति है, जो सरल और अस्पष्ट भाषा में लिखी गई है। किताबुल हिंद जो अरबी भाषा में लिखी गई है और सरल और अस्पष्ट भाषा में लिखी गई है, किताबुल हिंद। अब यहां देखा जाए, किताबुल हिंद को विस्तृत रूप से धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक विज्ञान, भार तौल, मैथमेटिक्स के बारे में इसमें लिखा गया। मैथमेटिक्स के बारे में भी इसमें जो है लिखा गया, किसमें? किताबुल हिंद में, ठीक है। अब देखा जाए मूर्ति कला, साथ ही साथ कानून, भारत की कानून व्यवस्था क्या थी उसके बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है। और इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 80 चैप्टर्स हैं। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 80 चैप्टर्स हैं। लेकिन अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था, ये मैथमेटिक्स की ओर, गणित की ओर इनका झुकाव था। इस तरह से हम लोगों को याद रखना है। काफी ज्यादा जानकार थे भाई, हिब्रू भाषा के भी जानकार नहीं थे ये, ठीक है। 47वें अध्याय में उन्होंने क्या किया है? जो 80 अध्याय हैं, 80 चैप्टर्स हैं, तो 47वें अध्याय में वासुदेव और महाभारत की कथा तक दी गई है। महाभारत के बारे तक लिख दे, इतना नॉलेज हो गया इनको। महाभारत का युद्ध जो लड़ाया गया था कौरव और पांडव के बीच, उसका भी जानकारी इनको हो गया, और उसके बारे में भी ये लिख दिया। इतना ज्यादा मतलब जानकार थे ये, ठीक है। तो किताबुल हिंद के बारे में तो इतना याद रखना भाई। ये किसके लेखक हैं? इनके लेखक अल बिरूनी हैं, जो उज्बेकिस्तान से आए थे। इसमें टोटल 80 चैप्टर्स हैं और इसको अरबी भाषा में लिखा गया है। और इसमें क्या क्या दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला, कानून, मैथमेटिक्स, ये सब बात के बारे में चर्चा की गई है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, इतना तो याद रहेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इतना आप तो लिख सकते हैं, इतना आप पर तो इतना तो याद रख सकते हैं, समझ गए। अब यहां देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, पूछा गया है भारत में तंबाकू का प्रसार किस प्रकार हुआ? हाँ, तंबाकू कैसे फैला जी? तंबाकू हमारे भारत में तो था नहीं। ये अब देखा जाए प्यारे बच्चों, वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में नशीला पदार्थों को उत्पादित करने में किसका सबसे ज्यादा योगदान है? वर्तमान में नशीला पदार्थों को उत्पादित करने में अफगानिस्तान काफी आगे है। अफगानिस्तान, हाँ, तालिबान वाली शासन जहां है, अफगानिस्तान जो है प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान में अफीम की खेती काफी ज्यादा हो रही है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती काफी ज्यादा हो रही है। तो आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि अफगानिस्तान की तालिबान जो है वह अमेरिका को मार के भगा दिया। भाई इतना पैसा कहां से आया? इतना टीम को, इतना तालिबानी आर्मी को मैनेजमेंट करने के लिए इतना पैसा आता कहां से भाई, जो तुम अमेरिका को भी टक्कर देके भगा दिए? तो इसके पास पैसा कहां से आता है? अफीम का खेती से। और अफीम से क्या बनता है? हम लोगों का मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। साइकोलॉजी वाले आपको याद होगा, मनोवैज्ञानिक दबाव, मनोवैज्ञानिक विकार को ठीक करने के लिए दवाई यानी मेडिसिन तैयार की जाती है ना, अफीम से। और अफीम से नशा किया जाता है, नशा, समझ गए। तो ये अफीम हमारे भारत में कश्मीर के बॉर्डर से, पाकिस्तान के बॉर्डर से भी आता है, लेकिन हमारी आर्मी इसको नाकाम कर देता है। हमारी आर्मी कहता है कि नहीं, नशीला पदार्थ हमारे देश में एंट्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज को रोकना है। अब देखा जाए तंबाकू का प्रसार कैसे हुआ, ध्यान से देखोगे। जहांगीर और अकबर के बारे में लिख देना, यही दोनों तो आदमी है
जहांगीर और अकबर का ही मतलब जब भी तंबाकू की बात की जाएगी, अकबर ने उसको टेस्ट किया था पहली बार, जहांगीर ने कहा कि हटाओ ये सब जल्दी खत्म करो, उसने बैन कर दिया। अकबर टेस्ट किया था, लगा अरे बाप रे खांसी होने लगा है, ठीक है तो जल्दी टेस्ट कराओ इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, अकबर ये चांस, ठीक है। अब देखा जाए 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में तंबाकू का पौधा नई दुनिया से सबसे पहले भारत दक्षिण में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। नई दुनिया मतलब यूरोपीय दुनिया से, मतलब बाहरी दुनिया से 17वीं शताब्दी में जो है अल-बिरूनी के मतलब पुर्तगाली के द्वारा मतलब भारत में लाया गया था। किसका पौधा, यानी मतलब जो तंबाकू है उसका पौधा लाया गया। अकबर ने 1604 में एक बार हुक्के में तंबाकू का सेवन किया था। हाँ हाँ ले लो, तुम्ही लोग को मस्ती करने का अधिकार है, ठीक है। देखा कि भाई तंबाकू होता क्या, चलो ठीक है एक बार हुक्का में पी के देखते हैं। जब पिया तो खांसी खूब करने लगा, है ना, काफी ज्यादा दमा खांसी पकड़ लिया। तब जब जब खांसी खूब पकड़ने लगा तो अपने दरबारियों को तुरंत निर्देश देता है कि चेक कराओ इसमें क्या है, चेक कराओ इसमें क्या है, ठीक है। ये कोई जानलेवा चीज तो नहीं है। जब पता चला कि ये लंग्स को खत्म करेगा, फेफड़ा को खत्म करेगा, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई हमसे नहीं होगा, इसको हटाओ, है ना। दोबारा और ये प्रयोग नहीं किया, दोबारा और क्या किया, दोबारा उसका मतलब जो है सेवन नहीं किया। जब अकबर हुक्के में तंबाकू रखकर सेवन करने लगा तो उसे ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो 2-3 बार पिया भी तक, है ना, पी लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने तंबाकू के गुण दोषों का परीक्षण करवाया। फिर अकबर ने कभी भी तंबाकू नहीं पिया। तंबाकू का प्रसार अकबर के काल में हुआ था। और जब जहांगीर आए, जहांगीर जब आए, है ना, जहांगीर इसके बाद आए थे ना, अकबर के बाद जहांगीर आए तो कहा नहीं ये नशीला वाला पदार्थ जो है हमारे साम्राज्य को खत्म करेगा, मुगल साम्राज्य को खत्म करेगा, चलो इसको सबसे पहले बैन करना पड़ेगा। इसलिए जहांगीर आकर क्या किए, जहांगीर आकर के तंबाकू को बैन करा दिया, लेकिन फिर भी अच्छा तरीके से बैन नहीं कर पाया था, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब चलते हैं जिन से एक कामिल फसल के बारे में लिखें, जिन से एक कामिल फसल के बारे में लिखे। प्यारे बच्चों बताओगे जिन से एक कामिल किसको कहते हैं, ध्यान से देखोगे कि सर्वोत्तम फसलों को जिन से एक कामिल कहा जाता है। सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा, सर्वोत्तम फसलों को जिन से एक कामिल कहे जाते हैं। मुगल राज्यों में किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए कहा जाता था क्योंकि इनसे राज्यों को ज्यादा आय प्राप्त होता था। कॉफी, कॉफी जो पीते हैं, चाय, उसके साथ कहवा, रबर, जिसको बेच करके मार्केट में ज्यादा पैसा मिल सकता है, जिसको मार्केट में दाम ज्यादा है, तो ऐसी फसलों को जिनसे कामिल कहा गया। और अंग्रेज लोग और साथ ही साथ जो राजा लोग होते थे, है ना, जो राजा लोग होते थे वो लोग कहते थे कि जिनसे एक कामिल करो, यानी जिनसे एक कामिल का खेती करो, है ना, ताकि ज्यादा पैसा मिले, ठीक है। अब देखा जाए खेती करने के लिए कहा जाता था क्योंकि इन राज्यों को ज्यादा आय प्राप्त होती थी। इनसे राज्यों को कपास तथा गन्ने जैसे फसलों को जिनसे एक कामिल मानी जाती थी क्योंकि कपास कपड़ा बनता है भाई, कपड़ा से, कपास तो बिना कपड़ा तो बिना कपास का बन भी नहीं करेगा, ठीक है ये। और साथ ही साथ गन्ना, अब उस टाइम चीनी का स्रोत क्या था, गन्ना ही था, जिनसे कामिल कही जाती थी। तिलहन और दलहन जैसी नकदी फसलों को भी पैदावार होती थी। नकदी फसल, तिलहन और दलहन। अब नकदी फसल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बेच करके मार्केट में आय की प्राप्ति की जाती है, तो इसको नकदी फसल कहेंगे। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। जिनसे कामिल के बारे में लिखें तो आप लिख देना गन्ना और कपास हमारा क्या है, जिनसे एक कामिल है। कॉफी और कहवा, साथ ही साथ चाय, ये सब क्या है, जिनसे एक कामिल है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें, ठीक है। अकबर आए, टेस्ट तो किए थे इन्होंने, अरे ये क्या, ये धार्मिक नीति इसका क्या होगा, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखोगे अकबर को अशोक के बाद दूसरा महान शासक के रूप में जाना जाता है। अशोक, अशोक ने धम्म को फैलाया। जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो बिल्कुल अपने आप में ये रोने लगे कि मेरे वजह से इतने सारे लोगों की हत्याएं हुई है। उसके बाद अकबर यानी अशोक के बाद भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला सबसे शक्तिशाली अगर राजा माना जाता है तो वो किसको, वो माना जाता है महानतम शासक जो है अकबर को माना जाता है, अकबर को, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अकबर ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। यानी धार्मिक नीति के अंतर्गत वो सोचा कि सभी लोग मिल करके रहेंगे, न हिंदू कटाक्ष करेगा मुस्लिमों पर, न मुस्लिम कटाक्ष करेगा हिंदू पर, दोनों मिल करके रहेंगे और दोनों मिल करके पूरा साम्राज्य को चलाएंगे, है ना। एकता पर बल दिया। इन्होंने हिंदुओं से वैवाहिक संबंध बनाकर राजपूतों से अपना संबंध अच्छा कर लिया, यानी राजपूतों से इन्होंने अपना संबंध बना लिया, विवाह कर लिया। इन्होंने अपने शासन काल में हिंदुओं पर लगा कर को भी समाप्त कर दिया, है ना, जजिया कर। आपको पता होगा कि जिम्मियों से क्या लिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था, जिम्मियों से जजिया कर लिया जाता था, ठीक है। और जिम्मियों से जब जजिया कर लिया जाता था तो इनका काफी ज्यादा आलोचना होता था। और जकात किससे लिया जाता था, जकात जो है मुसलमानों से लिया जाता था। जकात अभी भी देते हैं मुसलमान लोग, अभी भी रमजान के महीने में जो
रमजान जो फास्टिंग वाला महीना होता है, उस महीने में अभी भी ये लोग जकात देते हैं। तो ये जकात उस समय भी इन लोगों से लिया जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें लिया जाता था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, हिंदुओं पर बॉल लगा दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया। इस प्रकार अकबर ने हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चला, सभी को अपना प्रजा माना। इसी प्रकार की अकबर की धार्मिक नीति थी। अकबर की धार्मिक नीति कैसा थी भाई? वो बिल्कुल साथ चलने वाला, एक साथ निभाने वाला, एक साथ चलने वाला, हिंदू मुस्लिम एकता पर चलने वाला धार्मिक नीति था इसका। ठीक है, समझ गए यहां तक? आजकल के भारत में इससे भी तो अभी है नहीं। आजकल का भारत में क्या हो रहा है वो आप तो देखते ही हैं। आज का भारत में क्या हो रहा है? आज का भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का नाम का कोई चीज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये चीज आपको नहीं दिख रहा होगा। अब अमेरिका में सभी तरह के लोग हैं। ठीक है, अमेरिका में जो है सभी तरह के लोग हैं, लेकिन अमेरिका वालों को इससे फर्क नहीं पड़ता कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, क्योंकि अमेरिका अब डेवलप बन गया है। अमेरिका क्या बन गया है? डेवलप बन गया है। उसी तरह से हम लोग भी जब डेवलप हो जाएंगे तो हम लोग को भी ये सब चीज पर कोई बहका नहीं सकेगा, है ना? समझ गए? अब देखिएगा, मुगल काल में दो तरह के किसान होते थे, पाही कास्त और खुद कास्त, है ना? मुगल काल में चैप्टर 7 में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसको लिखना है कि किसानों के प्रकार जो होते वो 17वीं शताब्दी में जब मुगल काल कहां एंट्री करते हैं? ग्रामीण समाज में एंट्री करते हैं, कर लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए। ग्रामीण समाज में जब एंट्री करते हैं कर लेने के लिए, टैक्स लेने के, तो उस समय जो है प्यारे बच्चों, मुगल एम्पायर के पास, मुगल साम्राज्य के पास आय का सबसे बड़ा स्रोत गांव में सामाजिक खेती यानी ग्रामीण खेती हो जाती है, और उसी से टैक्स वो लेते हैं। उस समय दो प्रकार के किसान हुआ करते थे। एक हो जाएगा खुद कास्त। खुद कास्त मतलब खुद का, पाही कास्त मतलब दूसरे का, है ना? खुद कास्त मतलब खुद का, पाही कास्त मतलब दूसरे का। ठीक है, खुद खुद का मतलब खुद कास्त मतलब खुद यानी अपने का, स्वयं का। यानी ये वे किसान थे जिन्होंने उन्हीं गांव में रहते थे और जिस गांव में उनकी भूमि होती थी, यानी अपने गांव में रह करके अपने खेत पर, जमीन पर खेती करने वाला किसान को खुद कास्त कहा गया। वैसा किसान जो अपने गांव में रह करके अपना ही खेत में खेती करता था उसको खुद कास्त कहा गया। और पाही कास्त क्या होते थे? पाही कास्त ये खेतीहर यानी किसान होते थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेत जमीन लेते थे, दूसरे का जमीन लेकर के उस पर खेती करते थे, उसको कहेंगे पाही कास्त। यानी लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार पाही कास्त बनते थे। कभी कभी टैक्स की बोझ, लगान, भूखमरी, आर्थिक कष्ट उन्हें पाही कास्त बनने में मजबूर कर देता था। यह भी अब देखा जाए, अब यहां आपको देखा जाए कि कोई ऐसा भी कारण होगा ना कि भाई मेरा गांव में टैक्स ज्यादा लेता है तो वो लोग गांव में कम लेता है, तो अपना गांव का जमीन, अपना जमीन को छोड़ के दूसरा गांव में जाके करने लगा, है ना? दूसरा गांव में जाके करने लगा तो वहां राजा टैक्स कम लेंगे तो चलो भाई वहां थोड़ा सा ज्यादा बचेगा। तो लोग अगर पाही कास्त बनते थे तो अपनी इच्छा के अनुसार, पहला यह कारण हो सकता है कि उनके पास जमीन नहीं हो खुद का, दूसरा कारण यह हो सकता है कि उनके पास जमीन हो लेकिन उसमें उर्वरक शक्ति नहीं हो, तीसरा कारण यह हो सकता है कि उस गांव में राजा के द्वारा ज्यादा टैक्स लिया जाता हो, और चौथा कारण यह भी हो सकता है कि उसका जमीन जो है किसी दूसरे के राजा के द्वारा हड़प लिया गया हो, बड़े जमींदार के द्वारा हड़प लिया गया हो, या फिर उसका जमीन नहीं हो। बहुत सारा कारण हो सकता है पाही कास्त बनने का। ठीक है, अब यहां देखोगे पाही कास्त बनने में मजबूर कर देते थे। यह भी खेतीहर किसान होते थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने जाते थे। लोग अपनी मर्जी के अनुसार पाही कास्त बनते थे। कभी कभी करों की बोझ, लगान, भूखमरी, आर्थिक कष्ट उन्हें पाही कास्त बनने में मजबूर कर देता था। बिल्कुल क्लियर? क्लियर यहां तक? चलो अब देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है, अब हम आप लोगों से यही कहेंगे कि प्लीज आप लोग जो सफल एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सफल एकेडमी को, चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय पर आपको सारी कंटेंट यहां आपको दी जाती है। आर्ट्स का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए आपको अच्छी तरह से तैयारी कराने का हर सब्जेक्ट का, तो सफल एकेडमी को आपको सब्सक्राइब करना है। और सफल एकेडमी में आर्ट्स की सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको समय करा दी जाती है। तो प्लीज आप लोग जो भी दोस्त तैयार हैं उनको शेयर भी करना है, जो भी दोस्त तैयार हैं आपके उनको शेयर भी करना है, और साथ ही साथ जो दोस्त तैयार हैं अपने आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए सेशन को, है ना? लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपके 11th में जो बच्चे हैं प्लीज उनको भी बोलिएगा, जो जूनियर हैं आपके 11th के जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी जोड़ने का काम करना है, क्योंकि उनको भी बहुत बेस्ट तरीके से यहां कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर साम्राज्य, हाँ, दक्षिण भारत की साम्राज्य की बात करते हैं, उसको उसको कहेंगे विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण भारत की जो साम्राज्य है उसको क्या कहेंगे? विजयनगर साम्राज्य हम लोग कहते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, अब यहां देखा जाए प्यारे बच्चों, अब हम यही कहेंगे कि जो भी आप लोग जो भी इसमें ज्वाइन नहीं है,
चैनल पर ज्वाइन नहीं है, इसमें क्या कहता है, व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं है, इसमें मैसेज कर दीजिएगा 92 63 92 63 0 246 92। इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज में जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ अब देखिए आपका महीना जितना भी बचा हुआ है, जितना भी समय है, अब क्लास कब लेंगे, अब क्लास कम से कम 4 क्लास तो होना नितांत आवश्यक है, यानी बहुत ही जरूरी है 4 क्लास होना। तो हर क्लास का अगर समय के साथ आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है और इस नंबर पे आप हाई कर दीजिए। अपना नाम, अपना सब्जेक्ट नाम नहीं भेजना है, सिर्फ अपना नाम भेज देना है कि मेरा नाम ये है, और ये नंबर जो है आपको डायरेक्टली इस नंबर से लिंक भेजा जाएगा, चैनल का लिंक, वो आप ज्वाइन हो जाएंगे और समय पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और जो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अब यहां देखा जाए विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का करते हैं। ये दोनों भाई होते हैं आपस में, हरिहर बड़ा भाई होता है, ये छोटा भाई होता है, दोनों करते हैं। और ये संगम वंश से संबंधित थे, है ना। एक खानदान वंश होता है, खानदान यानी वंश, आप समझते हो ना, कौन सा खानदान कहो, कौन सा वंश कहो, संगम वंश से संबंधित थे। यह दक्षिण भारत का एक विशाल और विख्यात साम्राज्य था। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के प्रायद्वीप सुदूर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। हरिहर और बुक्का संगम वंश से संबंधित थे। क्लियर। और विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। इसके प्रतिद्वंदी साम्राज्य कौन सा था, यानी इसके एंटी पार्टी में साम्राज्य कौन सा था, बहमनी साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य जो फेमस था वो एक हिंदू साम्राज्य के रूप में फेमस था। किसके रूप में? हिंदू साम्राज्य के रूप में ये एक फेमस था। और बहमनी साम्राज्य किसको लेके फेमस था? बहमनी साम्राज्य जो है वो एक मुस्लिम साम्राज्य के रूप में फेमस था। दोनों के बीच टकराव होते थे, किस चीज को लेकर के? वो आपके रायचूर दोआब को क्षेत्र को लेकर के, रायचूर दोआब के क्षेत्र को लेकर के दोनों के बीच क्या होता था? टकराव होता था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्लास करके आपको कैसा लगा? 20 की 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। आप अगर क्लास को अच्छा लगा है ना, आप अगर क्लास में याद कर लिए, क्लास अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर यहां सुधार करो, इसको और समझाओ, ये गलत है, इस तरह से बताइए, उस तरह से बताइए। जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोग फीडबैक दीजिए भाई, है ना भाइयों और प्यारे प्यारी बहनों, आप लोग फीडबैक देंगे कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास में फीडबैक देंगे प्लीज। तो आप लोग को याद हुआ, क्लास में ही याद होता है कि नहीं, ये चीज बताना है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, जो भी आपके दोस्त तैयार हैं उनको शेयर करना, उनको जोड़ना है। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी जोड़ने का काम करना है ना, क्योंकि ये आप अपने छोटे भाई बहन को अपना ही गाइडेंस देंगे ना, आप ही ने गाइडेंस देंगे, आप ही उनके बड़े भाई बहन हैं, तो आपको ही गाइडेंस करना पड़ेगा। तो प्लीज अपने गाइडेंस को अपने छोटे भाई बहन को जो भी है ना, वहां से आप लोग उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। समझ गए? तो प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर देंगे।